भूपिंदर कौर जी, आप भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के नेतृत्वकारी कॉमरेड हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ हम जहाँ खड़े हैं अभी शंभू बॉर्डर पे, पंजाब और हरियाणा के बीच में, तो ये यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? ऐसा है कि जब दिल्ली आंदोलन समाप्त किया गया था तो उस वक्त हमने किया था सरकार के साथ ये वार्ता कि एमएसपी की गारंटी दिए बगैर डाइवर्सिफिकेशन हो नहीं सकता। तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें लिखित रूप में दिया था कि हम इसके ऊपर एक कमेटी बना के ये करेंगे कि आपको कैसे एमएसपी दिया जा सकता है, और सभी केस नोटिस ले जाएंगे, सभी मतलब कई सारी मांगों के ऊपर लिखित में भारत सरकार ने अपने लेटर हेड पे हमें दिया था लिखित। तो उनका ये विश्वास लेते हुए और तीनों कानून जब वापस हो गए तो हम वापस आ गए थे। ये देख के समय देना चाहिए, ठीक है, समय देते हैं। जो बड़ी मांग है 3 कानून वापस हो वो हो गया, तो वो फिर कुछ भी किए नहीं। आज तक भी जो कमेटी बना था वो आज तक भी कुछ किया नहीं। तो हमने फिर 2 साल वेट करने के बाद एमएसपी के अलावा बहुत सारे संगठनों के साथ फिर से बातचीत हम लोग एक दूसरे से करना शुरू कर दिया सब लोग कि हमारी मांगों का तो कुछ हो नहीं रहा है और इलेक्शन आ रहा है, मोदी सरकार आएगी नहीं आएगी पता नहीं, कमिटमेंट इनका है तो हमें अब कुछ करना चाहिए। तो इसलिए हम ने मतलब कुछ संगठनों ने इकट्ठे होके किसान मजदूर मोर्चा बनाया और कुछ लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल बनाया, क्योंकि जो दिल्ली वाला संयुक्त किसान मोर्चा था उसमें काफी दिक्कत आ रही थी। कुछ लोग इलेक्शन में चले गए, कुछ लोग जब हमने उनसे बात की तो वो बोलने लगे अभी समय नहीं है के, तो वो ज्यादा लोग तो चलने वाले नहीं थे हमारे साथ। तो हम यही सोचा कि हम जितने हैं ठीक है हम करते हैं, क्योंकि इसके बाद तो अगर मोदी सरकार नहीं आएगी तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रहेगी सरकार से बातचीत। तो हम लोग ने जैसे ही हमने 2 जगह रैली की, क्या सरकार की ओर से कोई एक माझा में आपकी ओर से और एक मालवा करेंगे, तो दोनों जगह ही जनता बड़े स्तर पर आई। जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा लोग वहाँ आए, तो उससे भी सभी संगठन ने यही सोचा कि ठीक है जनता लड़ना चाह रही है। कहाँ पर रैलियाँ की थी और कौन से बैनर के तले? वो दोनों फोरमों का बैनर के नीचे ही किया था, एक बरनाला में और एक अमृतसर के पास, तो मैं नाम भूल गई तो वहाँ की थी। दोनों जगह पे बहुत भीड़ जुटी और बहुत बातचीत हुई, तो फिर हमें सबको लगा ठीक है अभी हम संघर्ष शुरू कर देना चाहिए, जनता लड़ना चाह रही है और जनता ठीक समझ रही है हमारी मांगों को, क्योंकि हम किस मांगों पे लड़ना चाहते हैं वो सब वहाँ रखा गया था। तो उसके बाद हमने फिर 13 फरवरी को कूच करने का दिल्ली के लिए ऐलान किया, क्योंकि पंजाब सरकार दिल्ली की जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसको पंजाब में बैठ के लड़ के हम कुछ मना लेंगे, ये हमारा नहीं था। हमें लगता था कि हमें जाके सेंटर लेवल पे ही दबाव डालना पड़ेगा। तो पंजाब में आप कुछ भी करते रहो कोई नहीं पूछेगा, मणिपुर सड़ रहा है कौन पूछ रहा है। तो आसे पासे सब जगह देख के हमने ये निर्णय किया हमें दिल्ली ही जाके करना चाहिए। और जब हम पहले उठ के भी आए थे तब भी हम उसको पोस्टपोन बोला था, हमने अपना संघर्ष पोस्टपोन कर दिया है, हमने ये नहीं बोला था हम वापस ले लिया है। तो इसलिए फिर उधर गए, तो पंजाब सारा हम लांग के जहाँ आ गए शंभू पे, और दूसरी और खनौरी पे लोग पहुँच गए। तो जहाँ पे बहुत भारी बैरिकेडिंग की हुई थी, तो हमारे पास अपना ट्रैक्टर ट्रॉली ये सब था, तो बैरिकेड हटाने की कोशिश की गई, भरसक कोशिश की गई हमारी तरफ से। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं वो पड़े हैं, इधर पड़े हैं, जो भी पड़े हैं ये सब ट्रैक्टरों से खींच करके ही लेके आए गए थे। काफी बैरिकेड उखाड़ दिए थे, लेकिन स्टेट की तरफ से हुआ कि हरियाणा स्टेट ने जहां 70,000 पैरामिलिट्री फोर्स बुलाया शंभू में और रबड़ बुलेट फायर कर रहे हैं, असॉल्ट का फायर भी करके ट्रैक्टरों के टायर वगैरह
फाड़ दिए और इतना ज़्यादा वो टीयर गैस फेंक रहे थे भिन्न भिन्न प्रकार का, और वो बहुत खतरनाक वाला भी फेंक रहे थे जो सेना यूज करती है। तो उसके कारण केमिकल स्प्रे, हाँ केमिकल स्प्रे नहीं बोल सकते हैं, धुआं ही होता था उसका, लेकिन वो मिलिट्री यूज करती है। वो उस समय अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल उसके ऊपर लिखे गए थे, तो वो भी आप देख भी सकते हैं। तो वो हमारे लोगों के पास भी अभी तक पड़े हैं। बहुत सारा एक्सपायरी बोला, मतलब जिनका डेट निकल चुका वो फेंक रहे, बड़ी सर पर एक्सपायर्ड जो टीयर गैस था वो फेंका गया था। तो फिर भी हमारे लोग बहुत खूब लड़े, लेकिन आगे जा नहीं पाए क्योंकि ट्रैक्टर खींच नहीं पाए वो जो कंक्रीट का दीवार था। तो फिर हमने 13 के बाद मीटिंग भी हो रही थी सरकार के साथ, मीटिंग हो रहा था, लेकिन वो कोई बात मानने को तैयार नहीं। हमें समय चाहिए करके सेंटर के मिनिस्टर बोल रहे थे, और फाइनली उन्होंने एक प्रपोजल दी थी 5 फसल के ऊपर हम खरीदी करेंगे, लेकिन 5 साल के लिए। तो बाहर निकलते ही उसको कंट्रैक्ट फार्मिंग जैसी चीजें उसमें जोड़ दी। तो फिर वो मोर्चे ने रिजेक्ट कर दिया कि हमें कंट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए, हमें एमएसपी का गारंटी कानून चाहिए। ये ठीक है, आप खरीदो, व्यापारी खरीदे, कोई खरीदे, लेकिन हम एमएसपी पे बेचना चाहते हैं। ये था हमारा समझ। ये तो 2021 की बात कर रही है ना? नहीं, इस अभी फिर वार्ता हुई? इसमें वार्ता हुई। अच्छा, हाँ 4 दौर की वार्ता हुई। अच्छा। पीयूष गोयल आए मिनिस्टर, तो उस कृषि मंत्री आए और 3 मिनिस्टर आते थे। ये फरवरी की बात है? हाँ जी, फरवरी की बात है, पुरानी सरकार में। हाँ। तो ये तीनों जो मिनिस्टर आते थे उनसे वार्ता हुई, लंबी चौड़ी बात होती थी, लेकिन वो बार बार हमारे ऊपर यही दबाव डाल रहे थे कि हमें समय दो। तो हमने जहाँ तक बोला कि ठीक है, आपको एमएसपी के ऊपर कुछ समझ बनानी है, वैसे तो आपने कमेटी बना रखी है, हमारे ऊपर बनानी है तो हमारे साथ बैठो, अपने माहिर लेके आओ, हम बताते हैं कैसे दे सकते हो आप एमएसपी। तो वो तो हमने नैरेटिव तोड़ डाला कि सरकार एमएसपी नहीं दे सकती है। वो तो पूरा डाटा पेश करके बोला कि एमएसपी दे सकते हो, और एमएसपी देने से देश के हर नागरिक को फायदा पहुंचेगा। उसका हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया, उसका जवाब भी वो दे नहीं पाए। जैसे टमाटर है, कोई भी सब्जियां हैं, टमाटर और प्याज है, वो किसान से 5 रुपए 10 रुपए खरीदा जाता है और बाजार में आके 60 रुपए 100 रुपए तक भी बिक जाता है। लेकिन गेहूं हम 2300 को बेचते हैं, 23 रुपए किलो बेचते हैं। तो वो आटा बन के भी 30-35 रुपए से ज्यादा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो उसके कारण ही ये हुआ कि मतलब एमएसपी है, इसलिए उसका महंगाई कंट्रोल में, सब लोगों को मालूम है इसका एमएसपी पे रेट ये है तो इतना जाएगा। तो उसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो हमने बचाया था 21 में, वो भी दखल देता है। तो जब टमाटर और प्याज आता तो कोई दखल नहीं देता है। तो वो सब चीजें हमने बोली, मीडिया में आके बोली, और सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पे जा गिरी। उसी समय 26 फरवरी को WTO का भी एक मीटिंग हो रहा था, जिसमें ये प्रपोजल थी कि एमएसपी के एजेंडे को वो डिस्कस करेंगे और एमएसपी को खत्म कैसे करना उसके लिए कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। तो इस आंदोलन के कारण वो 2 साल के लिए पोस्टपोन हो। ये एक प्राप्ति, ऐसा नहीं है कि प्राप्ति तो हुई है। तो ऐसे ही बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने को एकदम रेडी था अकाली दल। तो जैसे ही आंदोलन उठा और बीजेपी का जो रिप्रेशन वाला रूप सामने आया, तो अकाली दल वो गठबंधन में नहीं गया। तो ऐसे इसने मतलब मुल्क की जो सियासत है, देश की सियासत है, उसके ऊपर भी अपना प्रभाव डाला है, और लोगों को बताने में हम कामयाब रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो सारी सही हैं। कोई मिनिस्टर ये अभी तक नहीं बोल पाया कि इनकी मांगे गलत हैं। जैसे कि वो 21 के आंदोलन में बोल रहे थे कि एमएसपी दे नहीं सकते, इकॉनमी ध्वस्त हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस बार हमने उनका वो नैरेटिव खत्म कर दिया है। और एक सर्वे भी मीडिया में हुआ था, तो 91% लोगों ने कहा था एमएसपी देना चाहिए। तो जहां हमारा डिमांड केवल एमएसपी का नहीं था, एमएसपी प्रोजेक्ट हो गया है इशू
क्यों प्रोजेक्ट हो गया है? क्योंकि पंजाब के अंदर जो पानी का स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है और हम धान उगा रहे हैं, तो धान को ज़्यादा पानी चाहिए, तो वो निकालते निकालते जाते हैं हम पानी, तो पानी हर बार नीचे नीचे जाते जा रहा है और ऐसी स्थिति आ रही है कि पीने के लिए भी पानी की दिक्कत हो सकती है। तो इस बात के कारण कि हम जो पंजाब की जनता है वो चावल खाती नहीं है, तो सबसे ज़्यादा चावल दही हो रहा है और पानी का भी दोहन हो रहा है। तो ये बात समझ में आती है सबको कि हमें और फसलें चाहिए। तो कोई भी और फसल इसलिए ही बोएगा किसान अगर उसको कुछ आश्वासन रहेगा कि मैं इतना खर्च कर रहा हूँ तो इतना पैसा आ जाएगा। और पंजाब में क्या है, जैसे बारिश नहीं होएगी तब भी जहाँ फसल का जो यील्ड है उतना ही रहना है। किसान उसके लिए जनरेटर चलाएगा, धरती से पानी निकालेगा, डीजल फूकेगा, बिजली नहीं आएगी, बारिश नहीं होएगी, तब भी जहाँ का यील्ड कम होता है। तो जब किसान ऐसे ऐसे काम करता है, जहाँ का कल्चर है कि फसल तो करनी है, तो उससे वो कर्जे के नीचे दबता चला जाता है, रिलीफ मिलती नहीं है। तो इस कारण से पंजाब के लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई कि एमएसपी ही हमारा खेती को बचाने का प्रोग्राम हो सकता है, इससे ही रिलीफ कोशिश हो सकती है। और दूसरी मांग थी कर्जे की। हमने बहुत क्लियरली बोला है कि हम पंजाब ने इतना पैदावार कर दी है कि पूरे देश के लिए वो काफ़ी रह रहा था। तो अभी पिछले साल भी 50% चावल है जो पंजाब से जा रहा है सेंट्रल पूल में और 21% गेहूं जा रहा है। तो जहाँ का क्षेत्रफल देखिए 1.5% है ना, तो जो खेती का है, तो इतने कम जमीन से इतना ज़्यादा पैदावार जा रहा है, तो फिर क्यों हमारा किसान खुदकशी कर रहा है? हम इतना पैदा कर रहे हैं फिर भी हम लोग खुदकशी कर रहे हैं। और जो हमारा एवरेज लोन है वो पूरा मुल्क में उसका एवरेज है 75,000 पर किसान, और जहाँ का है 3 लाख रुपए पर किसान वर्ष में, साल में नहीं, पर एक किसान के ऊपर कितना लोन है एवरेज। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो बैंकों का है, अच्छा, दूसरा नहीं, जो तो बैंक का डाटा है। हाँ। तो बैंक के डाटा ये तो ये नबार्ड वगैरह की ही डाटा है, जो सरकारी डाटा है सारा जो बैंकों की। तो हमने उनसे सवाल पूछा, इतना पैदावार करने के बाद भी क्यों लोन भी वहीं सबसे ज्यादा है जहाँ पैदावार ज्यादा हो रहा है, जहाँ सबसे इंटेंसिवली ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। तो जवाब नहीं है। तो फिर वो बातचीत टूट गई और 18 फरवरी के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। तो फिर हमने 21 को फिर से आगे बढ़ने का आह्वान कर दिया। तो 21 को फिर से जबरदस्त टक्कर हुआ, फरवरी 21 फरवरी को, और खनौरी पे हमारे एक किसान शुभकर वो गोली लगने से शहीद भी हो गए। तो फिर सभी ने बैठ के सोचा कि हम खाली हाथ लड़ रहे हैं, वो बंदूक से हमारे साथ लड़ रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मरवाते जाएंगे, ये तो फिर थोड़ा हमें रुकना चाहिए। जनता से भी पूछा तो बोले ठीक है, मोर्चा ही लगाना है तो जहाँ भी लगा लो। मोर्चा अभी पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में पता चल गया है कि हम लोग लड़ रहे हैं। तो उसी समय फ्रांस का, ये सब किसानों का, यूरोप के किसानों का भी मोर्चा चल रहा था और उनकी डिमांड भी तकरीबन सेम ही थी। जैसे कि एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जहाँ हजारों एकड़ का कम से कम फार्म है, वहाँ पे भी किसान खुदकशी कर रहा है। वो भी आंकड़ा निकल के आया। अभी वहाँ खुदकशी का जो मतलब परसेंटेज है वो जहाँ जैसा ही है, बस वो कम इसलिए दिख रहा है कि वहाँ खेती में जनता ही कम है, बहुत कम लोग रह गए हैं, इसलिए उनका खुदकशी का जो काउंट है वो कम है, लेकिन परसेंटेज कम नहीं है। खेती के अंदर सुसाइड की परसेंटेज जहाँ का, यूरोप का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का तकरीबन सेम ही है। तो इससे यही प्रूव होता है कि जो पॉलिसीज लेके चल रही है गवर्नमेंट, जैसे हमारी डिमांड्स में ये भी लिखा है कि WTO से बाहर आओ, हमारी एक डिमांड है ये, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि WTO ड्राइव कर रहा है चीज़ों को, कि कैसी पॉलिसी लाई जाए, कैसा किया जाए, सब्सिडी बंद करो, ये करो, वो करो, सब तो WTO की डायरेक्शन से ही कर रहे हैं। तो भारत को WTO से बाहर आना चाहिए, ये भी एक डिमांड है। तो ऐसा ही है कि जैसे ही ये बहुत मैकेनाइजेशन हो गया है खेती में,
तो उससे हुआ ये है कि दो वर्ग हमारे खेती से बाहर हो गए हैं। एक हमारा मजदूर वर्ग जो दलित है, 100% ही दलित है वो, तो वो पंजाब का 32% पॉपुलेशन है। तो गांव का जितना भी दलित था वो सब खेती से जुड़ा था, तो वो पूरा ही बाहर हो गया है। और दूसरा जो हमारा मार्जिनल किसान था, छोटा किसान था, वो भी अपनी जमीन रख नहीं पाया, उसकी जमीन बिक चुकी है। और आप हैरान हो जाओगे कि अगर हम ऑल इंडिया का डाटा देखते हैं तो वहाँ 70% से ज़्यादा लोग मार्जिनल किसान हैं, और जहाँ का 27% मार्जिनल है। 23% मार्जिनल किसान है। तो बाकी का मार्जिनल किसान कहाँ गया? वो खुशहाल नहीं हो गया है, वो बगैर जमीन का किसान बन गया, या तो फिर वो किसान ही नहीं था। तो ऐसी यहाँ स्थिति हुई है ग्रीन रेवोल्यूशन की पॉलिसी से। तो वो भी हमारा डिमांड है कि ये जो मनरेगा है इसको आप खेती से जोड़िए, ताकि हमें लेबर का जो खर्चा है वो किसान के ऊपर नहीं आए, और हम जो जहर वहाँ फेंक रहे हैं और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड फेंक रहे हैं उसको कुछ कम कर सकते हैं अगर हम लेबर को फिर से खेतों में भेज दें और मनरेगा की तरफ से फीड करें। उसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि 700 रुपये पर डे उनका लेबर होना चाहिए, और कम से कम 200 दिन उनको काम मिलना चाहिए, और इसको खेती से जोड़ा जाए। तो ये एक हमारा डिमांड है। ऐसे ही हमारा डिमांड है कि 10,000 रुपये जब 58 के हो जाते हैं किसान और खेतीहर मजदूर, तो उनको 58 की उम्र में 10,000 रुपये पर पर्सन पेंशन दिया जाए, क्योंकि सब लोग काम करते हैं, रिटायर होते हैं और पेंशन पाते हैं, लेकिन किसान और मजदूर जब रिटायर होता है तो वो खाली हाथ होता है, तो वो काम भी कर नहीं पाता है और उसके पास पैसा भी नहीं होता है, तो फिर वो अपने परिवार के रहमो कर्म पर जीना शुरू करता है। एक महीने में 10,000 कम से कम ही मांगा है। हम ये सोच के चल रहे थे कुछ रिलीफ मिल जाए। हम आप जानते हैं कि 10,000 से एक महीना आप खाना नहीं खा सकते, लेकिन एक मिनिमम चीज मिल जाए, तो इसलिए हमने बहुत सोच समझ के 10,000 ही रखा है। तो इसी तरीके से हमने आदिवासी जो लोग हैं उनका एक डिमांड रखा था कि वहाँ पे उनका 6th सूची करके है, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 शेड्यूल 5 है, उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि उनकी ज़मीनें ना छिनें। जैसे हमारा जहाँ ज़मीन छिन रहा है रोड के लिए, मॉल के लिए, फैक्ट्री के लिए, तो उधर ज़मीन छिन रहा है माइनिंग के लिए, ज़मीन तो वहाँ भी छिन रहा है, ज़मीन जहाँ भी छिन रहा है। तो इस कारण से हमने आदिवासी लोगों का जो उनका विशेष अधिकार है उसको डिफेंड करते हुए एक डिमांड ये भी रखा कि वहाँ पे भी आपने ही कानून बनाया उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये आदिवासियों को लेके एक डिमांड था। और एक जहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत है खेती में कि आपको बीज असली नहीं मिलेगा, आपको पेस्टिसाइड असली नहीं मिलेगा, आपको फर्टिलाइजर असली नहीं मिलेगा, उस कारण से आपकी फसल का नुकसान हो जाता है। तो उसके ऊपर हमने एक लॉ का डिमांड किया था, जो भी कंपनी मतलब ऐसा प्रोडक्ट बेचती है जो नुकसान करता है खेती में, मतलब नकली है, तो उसके ऊपर कुछ कानूनी रूप से आप एक्शन करें, तो उनके ऊपर पाबंदी लग सके, ऐसा कोई कानून हो और उनको सजा भी मिले, या तो उनसे मुआवजा वगैरह ले सके। तो उस कानून की हमने ऐसे व्याख्या भी दी थी कि जो भी कंपनी की प्रोडक्ट के कारण खेती में नुकसान होगा तो उसको वो भरपाई करे, ऐसा एक कानून चाहिए। तो इसी तरीके से हमने एक ये मांग रखी है कि ये जो पोल्यूशन का मामला है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है पराली से ये हो रहा है, पराली से हो रहा है। एक तो फैक्ट ये है कि जिस समय पराली को जहां आग लगाते हैं उस समय 4 किलोमीटर की स्पीड से भी हवा नहीं चलती, तो किसी भी तरीके से जहां का धुआं 300-250 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंचने का कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दिल्ली का जो हवा है, एयर है, उसका पिछले साल कुछ लेबोरेटरीज ने विश्लेषण किया था और उसमें क्या हुआ है कि सिर्फ 6% पोल्यूशन है जो खेती से हो रहा है।
तो बाकी पोल्यूशन सारा व्हीकल से हो रहा है और इंडस्ट्री से हो रहा है। ना तो इंडस्ट्री पे कभी कोई एक्शन होता है, ना कोई वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा लेके आ रहे हैं कि ये पोल्यूशन कम हो जाए, गाड़ियां कम हो जाएं, वो नहीं करते हैं। वो केवल होता है पराली को। तो हमारा एक डिमांड था कि पोल्यूशन कंट्रोल जो आप करते हो, कानून है आपका, खेती को उससे बाहर रखें। और जो बिजली का प्राइवेटेशन हो रहा है, तो जब हम पहले लड़े थे उस समय था हमारा बिजली बिल 2020, वो तो फिर हमारे संघर्ष के कारण संसद में पेश नहीं हुआ और वो लैप्स हो गया था। फिर लेके आए 2021 में, फिर लेके आए 2022 में, वो भी पास नहीं हुआ। तो फिर 23 में एक संक्षेप रूप में कानून आ गया है और वो पास हो गया और इम्प्लीमेंट। तो हमारा डिमांड यही है कि उस कानून को वापस लिया है। तो इस तरीके से हमारी पूरी 12 डिमांड्स हैं और 13वीं अभी डिमांड है, शुभ कारण का जो शहादत हुआ है उसके लिए जो दोषी लोग हैं सजा मिले। तो इन डिमांड्स को लेके ही हम चले और हम अब भी बताएंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम अपनी डिमांड्स को समझा तो पाए हैं, मीडिया को भी कन्विंस कर रहे हैं और सरकार को भी लाजवाब किया है और जनता को भी समझ में आ गया है कि ये मोर्चा जीता जाना चाहिए। तो लेकिन सरकार का उसके बाद 18 फरवरी के बाद एकदम से वही रुख है कि आप कुछ भी करते रहो, हम नहीं देंगे। तो इसीलिए ये हमारा फिर यही है कि हम लड़ेंगे। तो लड़ रहे हैं पूरे, जहाँ 48 डिग्री 49 डिग्री तक टेम्परेचर गया, फिर भी यहीं रहे। बिजली का भी नहीं था इंतजाम उस समय, ज़्यादा कुछ है नहीं था, तो उसके लिए हम पंजाब सरकार से लड़ रहे थे, आप बिजली भी नहीं दे रहे हो। तो बिजली तो देनी चाहिए, इतनी जनता रह रही है जहाँ बीमारी हो जाएगी, मच्छर है। तो बहुत लड़ के हमने उनसे कुछ बिजली का इंतजाम करवाया और आज फिर से वो परमिट लिए, क्योंकि हमारा जथा जाना है, जहाँ मीडिया को आना है, तो आज फिर से परमिट लिए। किस बात का परमिट? बिजली बंद करके बैठे रिपेयर के लिए। तो बोल रहे हैं कि हम रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए बिजली बंद। एक्चुअली बिजली सबको मालूम है कि आज जथा जाना है, नेशनल मीडिया में भी बात होती है, तो फिर जहाँ का बिजली डिपार्टमेंट को कैसे पता, तो आज ही परमिट क्यों नहीं है? तो वो ऐसा ही करते रहते हैं, वो अपनी तरफ से जितनी हार्डल खड़ी कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन जनता से डरते हैं थोड़ा, फिर पीछे भी हटते हैं। लेकिन सेंटर का गवर्नमेंट का एकदम अड़िंग है जो रवैया है, तो उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और लंबा लड़ने की हमारी तैयारी है, क्योंकि अभी हम लोग जितना पैदावार इस खेत से कर सकते थे मैक्सिमम कर दिया है, वो तो डिक्लाइन हो रहा है अभी, इसको और बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो जहाँ पे यही है कि हमें अपना जो पैदा करते हैं उसका सही कीमत वसूलना है, और जो जो पॉलिसीज किसानों को और मजदूरों को धकेल रही हैं सुइसाइड की तरफ और उनका स्थिति खराब कर रही है, उन पॉलिसीज का विरोध करेंगे। और इसमें हमारा बहुत ही स्पष्ट समझ है कि ये जो मतलब एम्पेरियलिस्ट अदारे हैं जिनका जहाँ पे इंटरवेंशन है, मोनोपोलीज, हम मोनोपोलीज हैं, तो वो सभी ही किसानों का दुश्मन है। जैसे हम लोगों को बहुत अच्छे से अबानी अडानी हमारा दुश्मन है, और ये WTO हमारा दुश्मन है। जो जो भी लोग हैं इसमें, वो मतलब ये भी इस आंदोलन का हम एक प्राप्ति मानते हैं कि लोगों को क्लियर कट पता है कि हमें किसके खिलाफ लड़ना है। तो वो भी एक हम समझते हैं अच्छी चीज़ है, उससे अवेयरनेस आई है। हो सकता है हम आंदोलन जीतें और हो सकता है हम लंबे समय तक लड़ें, लेकिन ये बात तो तय है कि हम अंत तक लड़ेंगे और इसको पूरा भी करवाएंगे। आपकी बात समझ में आई, और लेकिन अभी आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहेंगे जो लोगों के मन में है, जो आपके साथ खड़े हुए लोगों के मन में भी हो सकते हैं। जरूर। ऐसे सवाल जैसे जो पंजाब में एक खास धर्म के लोग बहुसंख्या में हैं, तो उस धर्म को इस आंदोलन में आप कैसे मतलब उसकी भूमिका देखते हैं धर्म की, और
वो अच्छा है या उसमें कुछ अंकुश की ज़रूरत है, कुछ नियंत्रण की ज़रूरत है? इसके बारे में आपकी पॉलिसी क्या है? मतलब आप कैसे समझते हैं कि लोग पूरी दुनिया के लोग आपकी पॉलिसी को कैसे समझ पाए? देखिए, हम अपना हिस्ट्री को साथ लिए बगैर तो लड़ नहीं सकते और पंजाब का हिस्ट्री बहुत रिच है, तो उसको जो हमारा जहाँ का सिख धर्म है, जो आप बोल रहे हैं मेजॉरिटी में है, तो सिख धर्म का तो पूरा हिस्ट्री ही रिप्रेशन के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ने का है और उसका सेंटिमेंट भी है कि लोगों का ही होना चाहिए डोमिनेशन। तो उसकी बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, मतलब एक साथ बैठ के सब खाएंगे, कोई कास्ट को वो नहीं देना है, प्रेफरेंस नहीं देना है, जो कास्ट मतलब किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हो आप जहाँ क्यों खड़े हो, आपका ये कास्ट है, आप जहाँ खाना नहीं खा सकते, आपका ये नहीं है। कोई भी आएगा सब एक ही साथ बैठ के खाएंगे। तो कुछ ऐसी लड़ने की बहुत ही बड़ी परंपरा है जहाँ की मतलब जो शहादतें हुई हैं वो सब मोटिवेशन है लोगों का। तो हम उस मोटिवेशन को साथ लेके ही चलने का करते हैं। तो ये करते हुए किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोलते। अगर किसी भी दूसरे धर्म से भी संबंधित लोग हैं जिनकी कुर्बानी है, हम उनको भी साथ में लेके, ये तो हमारा हिस्ट्री है। तो एज अ ग्रेट हिस्ट्री हम इसको सब चीज़ों को लेके चलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा कल्चर धर्म सब ये इंटरमिक्स्ड है। धर्म पंजाब का जो है वो ऐसा केवल पूजा पाठ का मामला नहीं है, वो लड़ाई का मामला है, ज्यादा लड़ाई का ही मामला है। तो उसमें आप देखेंगे जब सुबह अरदास होती है, उसमें सब शहीदों का नाम देते हैं जिन्होंने सिर कटवा लिए, जो चरखड़ी पे चढ़ गए, जो आरे से चीरे गए, वो सब जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ते हुए लोग शहीद हुए हैं, जो सिख लहर था, तो उन सबको याद किया जाता है। मॉर्निंग में हम याद करते हैं सब शहीदों को। उसी कड़ी में थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए कि ये जो रास्ता है, ये इस रास्ते की क्या अहमियत रही है सिख इतिहास में? हाँ, इस रास्ते का बहुत बड़ा अहमियत है। जब औरंगजेब था 9th मतलब कश्मीर के जो करता था कि हिंदू लोगों को मुस्लिम बनाना है जबरदस्ती, तो वो जनेऊ जो पहनते थे हिंदू लोग, उसका था कि 40 किलो हर रोज जनेऊ उतरना चाहिए, इतने लोगों का धर्म छिड़वाना है जबरदस्ती। तो उस समय कश्मीर से लोग आए थे, गुरु तेग बहादुर जो 9th गुरु थे, उनके पास कि आप हमारी रक्षा करो, तो हम खतरे में हैं, क्योंकि धर्म होने से उनका पूरा जीवन, उनका विश्वास, उनकी भावना सब कुछ जुड़ा रहता है। तो आप एकदम से ऐसे जबरदस्ती करेंगे तो वो इंसान का क्या हो जाएगा, हम समझ सकते हैं। तो उस वक्त फिर गुरु तेग बहादुर इसी रास्ते से अपने साथियों के साथ गए, तो उन्होंने जाके बोला कि उनको बोल दिया था कि आप बोलोगे गुरु तेग बहादुर जी को अपना लो पहले मुसलमान, तो फिर हम भी बन जाएंगे। उस समय वो मुसलमान बनाना चाह रहे थे, जैसे आजकल उल्टा चल रहा है। तो फिर वो गए और उन्होंने शहादत पाई, बहुत ही तसीहे दिए गए। उनके साथ जो लोग गए थे जैसे भाई मनी सिंह है, उनको ऐसा छोटा छोटा काट के शहीद किया। उसको बोलते हैं बंद बंद काटना, मतलब हर जोड़ काटना। तो वो जहाँ से काटना शुरू कर रहे थे, तो उसने बोला नहीं, पहला जोड़ ये है, पहले जहाँ से शुरू की। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं वो हमारी हिस्ट्री में है, और उसका सबके ऊपर ही बेहद ज्यादा लड़ने वाले लोगों को प्रभाव है, और उससे प्रेरणा भी लेते हैं। तो दिल्ली के प्रति पंजाबी लोगों की उस वक्त से कुछ खास भावना है, क्या है? हाँ, देखिए ये है कि दिल्ली पावर का सेंटर रहा है, और
पंजाबी लोगों का शुरू से एक कल्चर है, स्वभाव है, ये ग्रो ही लड़ते हुए हैं। क्योंकि अगर हम भारत को देखते हैं तो जो बाहर से लोग आए हैं वो इसी रास्ते से खैबर दरा से इधर ही पंजाब में एंट्री होती थी। तो ये शुरू से लड़ते ही आए हैं, बहुत देर से ही लड़ रहे हैं। जितने भी लोग इन्वेडर्स आए हैं सबके साथ लड़े ही हैं। तो लोगों का एक स्वभाव है इंसाफ के लिए लड़ना है। तो दिल्ली क्योंकि पावर का सेंटर रहा है और वो जबर करने का भी, रिप्रेशन करने का भी सेंटर है, तो इसलिए वो भावना के लेवल पे भी दिल्ली के खिलाफ, दिल्ली की जनता के खिलाफ नहीं है। हम लोग आप देख सकते हो 26 जनवरी को भी जनता गई थी, लेकिन कोई लूटपाट नहीं हुई, किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं हुआ, पर गए लाल किले पे लोग। लाल किला क्या है? लाल किला वही जगह है जहाँ से रूल किया जाता था, तो आज भी वो एक रूल करने का सिंबल है। तो स्वाभाविक रूप में उसके खिलाफ वो सेंटीमेंट है और सदियों से है, और ये आने वाली सदियों तक रहने वाला है। अगर दिल्ली का स्टेट ऐसा ही रहेगा तो ये मिटने वाली चीज नहीं। बार बार लोगों ने हिस्ट्री में दिल्ली को जाके फतेह किया है। 18 बार बोला जाता है कि 18 बार दिल्ली को जीता है पंजाब ने। तो जाते थे वहाँ पूरा लड़ के फिर आते थे, किसी को देके पावर पे कभी नहीं बैठे, नहीं वहाँ राज करने के लिए, लेकिन जो भी जुल्म कर रहा है उसको खत्म करने के लिए जाते हैं। तो ये पंजाबी तो अभी आप सुन सकते हो दिल्ली मोर्चे के दौरान जितना गाना बना है उसमें ये सिख सेंटीमेंट मौजूद। तो ये जो सिख सेंटीमेंट कहिए या पंजाबी सेंटीमेंट कहिए, ये देश के दूसरे हिस्सों में ऐसा सेंटीमेंट अगर नहीं है या उस सेंटीमेंट को किसी न किसी रूप में उनके सेंटीमेंट्स को आपके सेंटीमेंट्स के साथ जोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? मेहनत कश जनता है हर जगह की, उसका लड़ने का हिस्ट्री है, उसका एक कल्चर भी है। तो वो अपना ही हिस्ट्री साथ लेके चलेंगे। अगर आदिवासी लोग लड़ रहे हैं, बिरसा मुंडा को लेते हैं साथ, तो बिरसा मुंडा उनके जहन में है। तो मराठा लोग लड़ेंगे तो शिवजी मराठा को लेंगे, जो भी उनके हीरो तो उनको लेके ही लड़ेंगे। तो जब ऐसे लड़ाई होती है तो वो एक जैसे कहते हैं ऑर्गेनिक चीज होती है, जिंदा चीज होती है, और वो मरती भी नहीं। तो हमारा तो यही कहना है कि क्योंकि यहाँ बहुत डाइवर्सिफिकेशन है इंडिया में, तो अलग अलग जगह का क्या, वहाँ के लड़ने वाले जो भी लोग हैं उनको देखना पड़ेगा, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का लड़ने का हिस्ट्री कैसा है, उसको स्टडी करते हुए, उसको साथ लेते हुए ही आगे आना अच्छा है। और एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम पंजाब में हैं, हम ये जनतक मतलब मास ऑर्गेनाइजेशन के लड़ रहे हैं, कुछ लोग आदिवासी इलाकों में हथियार उठा के लड़ रहे हैं और कुछ लोग कलम से लड़ रहे हैं। तो ये सबका एक माला बनना है, तभी एक बड़ा रेजिस्टेंस। यानी कि आप उस विविधता को, डाइवर्सिटी को बरकरार रखने या फलने फूलने का मौका, फलना फूलना चाहिए, अपना अपना कल्चर लेके आए, न कि सब लोग एक ही तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, कभी हो नहीं सकता ऐसा। तो हर किसी ने अपनी हिस्ट्री से सीखना है, अपने बड़े जो पीछे लड़के शहीद हो गए उनसे प्रेरणा लेंगे। हम लोग जब पुलिस हमको पीटेगी तो हम किसको याद करेंगे? हम भगत सिंह को याद करेंगे, हम अपने गुरुओं को याद करेंगे, करतार सिंह सराफा को याद करेंगे, गदरियों को याद करेंगे। तो जैसे जैसे घटनाएं होती है, फिर अच्छा गदर लहर में भी ऐसा हुआ था, फिर सिख मूवमेंट में ऐसा हुआ था, वही सोचते हैं, सब जगह ऐसे ही होता है। तो पंजाब को ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है लड़ने का, क्योंकि जो इन्वेडर के रास्तों में रहा है सदियों से। तो बस वही लगता है मुझे। वैसे मुझे ये नहीं लगता है कि दूसरी जगह लोग लड़ने वाले नहीं हैं, मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं। हर जगह पे लड़ने वाले लोग हैं, बहुत बहादुर लोग, लेकिन उनको उनका मतलब जो लीडरशिप है वो कैसे उनको मोबिलाइज करता है, कैसे अपनी बात समझाता है, कितनी मेहनत करता है, कितना कमिटेड है, उस पर सब चीजें निर्भर करती हैं। तो ये समझ अखिल भारतीय पैमाने पर लोगों को देने का अगर आपको मौका मिले, या जो भी ये आंदोलन है उस पर देश की निगाह होती है,
तो उस मौके को उठाने के लिए आपकी कुछ सोच है, योजना है? हाँ, नहीं, हमारे ये KMM के साथ बहुत सारे संगठन हैं जो दूसरे स्टेटों के भी हैं, तो हमारे साथी जाते रहते हैं, बदल के कोई भी जाता है, फिर उधर संबोधन करते हैं, वो लोग भी कभी कभार मीटिंगों में आते हैं, तो हम बताते हैं उनको, तो वो इंस्पायर्ड भी हैं। ठीक। दूसरा सवाल मेरे मन में है कि इतने पंजाब के किसान आंदोलन के नेतृत्व में एक अगुवा पंक्ति, मतलब फ्रंट लाइन लीडर्स में एक आपकी एक भूमिका है, तो ऐसे और ज़्यादा दीदियाँ कुछ हैं ऐसी जो आगे आ सकती हैं? हाँ, बहुत पोटेंशियल है वुमेन में, लेकिन वही है, थोड़ी सामंती विचारधारा सब जगह रहती है, तो उसी कारण से उनको पूरा मौका नहीं मिलता है। महिलाओं को लीडरशिप में आने के अगर मौके दिए जाएंगे तो भी किसी भी तरीके से पुरुषों से कम नहीं है, बल्कि हमारे KMM में बहुत बार डिस्कशन होता है कि महिलाएं ज़्यादा लड़ी हैं, जितनी बार भी उनको मौका मिला है वो ज़्यादा ही लड़ी हैं, लेकिन ये मेल डोमिनेशन का सोसाइटी है, तो उसमें महिलाओं को घर का बैरियर भी तोड़ना है, वो तो है। वो एक चुनौती, एक चैलेंज के रूप में। हाँ, चैलेंज है, ये चैलेंज है। शुक्रिया दीदी, आपको बहुत बहुत सलाम।